किस नंबर 33। वो इस वक्त अपने करियर के अरूज पर थी और कैसे अपनी मर्जी से अपने सवाल का फैसला कर रही थी। शाली बड़ी बड़ी निगाहों से हेजल को देख रही थी, जो कहीं से भी नशे में नहीं थी। मैंने आज से, अभी से ये इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं शोबिस को हमेशा के लिए हैदराबाद कह रही हूँ। वो संजीदा थी। शाली को अपने दिल पर कौन सा पर्दा महसूस हुआ। उसके सामने बैठी हसीन तरीन लड़की कैसे अपनी किस्मत को ठुकरा रही थी। शाली ने पहली बार उसे इतने आम लिबास में देखा था। एक खुला सा ट्राउजर पहने, बिखरे बालों और बिखरे वजूद के साथ वो जाने कैसे कैसे फैसले किए बैठी थी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? शाली बेयकीनी की कैफियत में थी। दिल भर गया है शोबिस से। सपाट चेहरे पर कोई तासुरात ना थे, आंखों में सटपन और वीरानी थी। उसे कायनात याद आई, जो अपने हाथ पांव तक छुपा के रखती थी। वो कितनी खूबसूरत थी। उसे कोई नहीं जानता था, पर उसे कोई ईमान खराब करने वाली चीज़ नहीं समझता होगा। जबकि हेज़ल जिसे पूरी दुनिया जानती थी, वो क्या थी? अब्दुल के लफ्ज़ों की पेशकश उसे आज भी वैसे ही सुनाई देती थी। उसने अज़ियत से आंखें मींची। मैम, एक बार और सोच लें, शालिनी ने झिझकते कहा। मेरे ख्याल से हमें इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे कह देती हूँ, आप छुट्टियों पर गई हैं, कुछ वक्त सोचेंगे क्या करना है। वो उसकी खैरख्वाह थी, इससे परेशान थी। जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं शाली? मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम अब इसे जैसे मर्जी हैंडल करो। उससे आंखें खोलकर शाली की आंखों में झांकते जवाब दिया। सब आंखों में फांसा पैगाम था। शाली खामोश हो गई। जितनी जल्दी हो सके इस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करो। उससे निगाहें मोड़ ली। वो अब दीवार पे लगी पेंटिंग को देख रही थी, जबकि शाली मायूसी से सर झुकाकर चली गई। उसे अफसोस था, गहरा अफसोस था। ये सब उस दिन से शुरू हुआ था, जब हेज़ल अब्दुल से मिलने उसके अपार्टमेंट गई थी। शाली को अब्दुल अब मज़ीद जहर लगने लगा था। उसी की वजह से ये सब हो रहा था। उसकी हैसियत तो अब मैं मैडम के सामने लाऊंगी। वो नफरत से सोचती घर से बाहर निकल आई। फिर उससे फ़ोन निकाला और दूसरी जाने वो किसी से मिलने का कह रही थी, जबकि हेज़ल पीछे अकेली बैठी रह गई थी। जैसे ही हाथ ने ऑनलाइन सेशन ख़त्म किया, वैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लाउंज में बैठा था, अकेले घर में अकेला रहता था। उसने लैपटॉप बंद किया और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही एक नौजवान लड़का खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। मैं साथ हूँ। आपने मुझे यहाँ आने का कहा था। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। साद उसकी बात सुनकर होले से मुस्कुराया और उसे अंदर आने का इशारा किया। साद अंदर दाखिल हुआ तो उसे दरवाज़ा बंद कर दिया। साद थोड़ा घबराया हुआ था। वो हाथ के पीछे चलता लाउंज तक आया। हाथ ने उससे बैठने का कहा और खुद उसके लिए पानी ले आया। अरे, आप क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हैं? इतने ज़हीन, इतनी बड़ी शख्सियत को अपने लिए पानी लाता देखकर वो सटपटा कर उठ खड़ा हुआ। किसी आम इंसान की ताज़ीम में खड़े नहीं होते, बल्कि किसी भी इंसान के लिए नहीं। बैठे रहो। कितना रौब था उसमें। वो फ़ौरन बैठ गया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। साद 24 साल का था और एमफ़िल कर रहा था। वो हमेशा से अपने बाप के बताए के दीन के खिलाफ था, और अब जब कोई सच को उसके सामने लाया था, तो वो भला क्यों ना उसका साथ देता। हाथ उसके सामने ही बैठ गया। वो ग्रे पैंट पर स्याह ड्रेस शर्ट पहने हुए था, जिसके कफ उससे अंदर फोल्ड कर रखे थे। उसके बाल सलीके से जमे थे और पीछे कान की लो को छू रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, जो उसके चेहरे की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। उसके बालों और दाढ़ी तक, यहाँ के तक के पलकों का रंग भी हल्का सा भूरा था। सफ़ेद चमकती हुई जिल्द और उस पर ग्रे चमकती आंखें। वो थोड़ा सा झुक कर बैठा था, जैसे साद की जानी मुतवज्जा हो। उससे 2 घूंट पानी पिया तो ग्लास वहीं वापस रख दिया। साद की नसें उसके सरापे से होती अब उसके हाथों पर जम गई थीं। खूबसूरत हाथ, साफ सुथरे, तराशी हुई उंगलियां जो ना ज़्यादा लंबी थीं, ना ज़्यादा मोटी, और हाथों की रंगत सुर्खी माइल थी। चमकते नाखून। फिर उसकी नसें पाँव पर आ जमी। ऐसे ही साफ और शफाफ पाँव। कोई इतना साफ सुथरा कैसे हो सकता है कि उसे देखकर सिर्फ पाकीज़गी का ख्याल आए। वो बेढहानी में सोच रहा था। हाथ उसके ऐसे देखने पर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे जब करीब से दिखता था, तैसे ही नसें हटा नहीं पाता था। पाकिस्तानी ही हूँ, यकीन रखो। हाथ ने कहा तो साथ खिस्से आ गया। माशाल्लाह, आपको देखकर नहीं लगता। आप इतने मुकम्मल इंसान हैं, शुबा सा हो रहा था। साथ छुपा नहीं पाया था। मेरा कोई कमाल नहीं है। ये सब वरासत में मिला है और बनाने वाला अल्लाह है। वो नर्म लहजे में बोला। तभी साथ की नज़र हाथ के पीछे दीवार पर गई।
पूरी दीवार तस्वीरों से भरी हुई थी। ये आरजे? साद ने हैरानी से दीवार की जानिब इशारा किया। उन्हीं का घर है। मैं बस यहाँ रह रहा हूँ। वो होश से साद को देख रहा था, जैसे जांच रहा हो कि वो कब तक अपने फैसले पर कायम रह सकता था। मैं आपकी टीम में आना चाहता हूँ। साद अब उसकी जानिब मुतवज्जा था। मेरी कौन सी टीम है? वो जैसे इंटरव्यू ले रहा था, जांचती निगाहें उससे अंदर तक टटोल रही थीं। कभी-कभी लगता था वो आंखें नहीं, एक्सरे मशीन फिट करवा कर आया था। उसका चश्मा सामने ही मेज़ पर रखा था। जहाँ मैं इस्लाम का सही रुख जान सकूं और जो हमें हमारा अहद याद दिलाने में मदद कर सके। वो सच कह रहा था। हाथ ने गहरा सांस लिया और चश्मा उठाकर आंखों पर लगा लिया। ऐसा करने से उसकी आंखों का वो रंग छुप गया था जो उसे सर्द बनाता था। उसके अंदर की सर्द मेहरी जिससे वो बाहर नहीं आने देता था। ये सब इतना आसान नहीं है। वो सीधा हो बैठा। इसीलिए तो आया हूँ। हक के रास्ते मुश्किल ही होते हैं। आज से मैं हर जगह आपके साथ जाऊंगा। कश्तियाँ चला आया था। उसके साथ चलने वाला पहला कदम। उसकी आंखें मुस्कुराईं पर चेहरा सपाट रहा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस पर कायम रहोगे। वो उठ खड़ा हुआ। उसका कद दराज था। हाथ भाई। साथ ने उसे पुकारा। उसके पाँव रुक गए, साकित हो गए। उसे पलट कर देखा। एहसास साथ अजीब थे पर उसे जाहिर न होने दिए। मैं हमेशा साथ निभाऊंगा। ये साथ का वादा है। और उसके चेहरे की तासुरात नरम पड़ गए। उसे छोड़कर किचन में चला गया था ताकि कुछ खाने के लिए ला सके, जबकि साथ की नजरें दीवार पर लगी उन तस्वीरों पर जमी थी। हाँ भाई बरखुदार। किस इरादे से आए हो वो भी बिना बताए? सईद जब्बील का फ़ोन था। एयरबड कान में लगाए वो अपने बेड पर बैठा, सामने बहुत सारे कागजात फैलाए जाने क्या ढूंढ रहा था जब उसे सईद जब्बील का फ़ोन आया। सईद हैदर जब्बील, मुल्क का एक बड़ा सियासी और समाजी नाम। वही जिसके लिए पैदा हुआ हूँ। उसे सादा लहजे में जवाब दिया। हैशटैग के साथ तुम्हारा नाम हर जगह घूम रहा है। इरादे मुझे खतरनाक लगते हैं। दूसरी जानिब हर्षिया जाहिर किया गया। उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। अरे नहीं, इरादा तो नेक है, पर मुझे हैरत हो रही है। आप कब से सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हो गए हैं? वो जल्दी हाथ आने वाला नहीं था। इरादा और मकसद चाहे नेक ही क्यों ना हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी ठीक इंसान का ज़्यादा देर टिकना मुश्किल है। वो अपने तजर्बे की बिना पर उसे समझाने लगे। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ बाबा जान, जिसे हटाया जा सके। मैं पाकिस्तान की आवाम को जानता हूँ, पर शायद ये लोग मुझे नहीं जानते। ये लोग हाथ जबील को नहीं जानते। फिर भी मैं तुम्हें चौकन्ना रहने का मशवरा दूंगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। उलमा इकराम और स्कॉलर से दूर रहने की कोशिश करना। उनसे पंगा लेने का नतीजा बुरा निकल सकता है। मुझे तो पैगाम पहुंचाना है, सही पैगाम। बाकी मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। भला का पुरसुकून लहजा। ये मत भूलो कि तुम पाकिस्तान के साथ साथ इंग्लैंड की नेशनलिटी रखते हो। इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हें कुछ भी बनाया जा सकता है, एक जासूस, एक दुश्मन, या फिर कुछ भी। सईद जब्बील के दिल में डर भी था, पर ना जाने क्यों उनकी नौजवान नस्ल हमेशा इस डर से भरी रही थी। मुझे कुछ नहीं होगा। यही नेशनलिटी मेरे काम आएगी। उसकी बात सुनकर सईद जब्बील ने गहरा सांस लिया। मानने वाले दिन पैदा ही नहीं हुई थी मेरी औलाद। वो खफा हो गए थे। लाख समझाने के बावजूद भी सब अपनी मर्जी करते थे। उनके खफा होने पर महसूस हुआ। आप ख्वामखा डर रहे हैं। ये तुम सब आम इंसानों की तरह जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? जब इल्हानदान का नाम लोगों के जहन से मखूफ हो ही नहीं सकता ना। वो खफा होकर उसे सुनाते फ़ोन बंद कर गए, जबकि उससे अपनी पूरी कोशिश की थी सईद जब्बील को उसकी तरफ से कोई परेशानी ना आए। उससे तो जबील खानदान का नाम तक इस्तेमाल नहीं किया था, पर सईद जबील को अपनी औलाद की वजह से कोई परेशानी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इस वक्त भी सईद जबील अपने कमरे में मौजूद थे। सामने टीवी पर खबरें चल रही थीं। एक टॉक शो था जहां उसका जिक्र किया जा रहा था। एक बड़े मशहूर स्कॉलर कह रहे थे, ऐसे बहुत से नौजवान आते जाते रहते हैं। उनके मुताबिक ये नया लड़का सिर्फ तवज्जो के लिए ये सब कर रहा था। सईद जबील ने गुस्से से चैनल बदला और सामने का मंजर देखकर उनका मुंह मज़ीद खुल गया। स्क्रीन पर नजर आते लड़के को वो फौरन पहचान गए थे। अधम। उनके लब होले से फड़फड़ाए। किसी शो की रिकॉर्डिंग चल रही थी जहां मासिल नामी एक बड़े आर्टिस्ट को उसके फन की बिना पर अवार्ड से नवाजा जा रहा था। स्याह ड्रेस पेन में मलबूस, अवार्ड हाथ में थामे वो शख्स किस कदर प्यारा लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, यूं जैसे उससे सब कुछ पा लिया हो। ये लड़के मशहूर हुए बिना जी ही नहीं सकते।
उन्होंने चलकर टीवी बंद कर दिया। अब वो गुस्से से कुछ बड़बड़ा रहे थे। वो आईने के सामने खड़ी अपना जायजा ले रही थी जब रोज से दरवाजे से झांका। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो उसे देखते इश्तियाक से पूछने लगी। आपके वो दिलफेंग टीचर मिस्टर मासिल साहब अवार्ड जीतने की खुशी में मुझसे चाय की फरमाइश कर रहे हैं। उसे दुपट्टा उठाते जवाब दिया। वो तो पूरे के पूरे तुम्हारे हैं, मेरे कब से हो गए? वो अब अंदर आ गई थी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। 14 साल है उन्हें बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड जीतते हुए। आई विश कि मैं उनसे थोड़ा पहले मिली होती। वो उसके पीछे खड़ी थी। आईने में ईमान का वजूद खूबसूरत लग रहा था। दरमियाना कद, नाजुक सराबा, साफ रंगत और ऊपर से जहानत, हाँ, जहानत जो सब पर भारी थी। ईमान खामोशी से दुपट्टा सेट करती रही। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम डेट पर जा रही हो। और ईमान को लगा किसी ने खींच कर थप्पड़ मारा हो। उसके हाथ थम गए। वो बेयकीनी से आईने में अपने पीछे खड़ी रोज को देखने लगी। उसकी बदलती रंगत देखकर रोज को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा मतलब, हमारे यहाँ जब कोई कपल स्पेशल मिलते हैं तो उसे डेट कहते हैं। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। सर पर दुपट्टा ओढ़ता उसका हाथ हवा में ही मौलिक था। डेट, ये लफ्ज लगातार उसके समाज से टकराने लगा। क्या वो दुपट्टा ओढ़कर डेट पर जा रही थी? उसकी अपनी सोचें अब उसे कुचलने लगी थी। मेरी बात को इतना सीरियस मत लो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मजाक कर रही थी। रोज उसकी बदलती रंगत देखकर अब शर्मिंदा हो गई थी। मैं जानती हूँ डेट किसे कहते हैं, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो जो पहले ही मिंतू से मानी थी, उसका दिल फिर बदल गया था। अब वो बेड पर बैठ गई थी। अब पैरों में जराबे पहनती अपने स्नीकर्स पहनने लगी थी। रोज उसे ही देखने लगी। उसका हुलिया किसी से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डेट पर जा रही थी। वो हमेशा की तरह एक ही हुलिये में थी। सॉरी एमा, मेरा वो मतलब नहीं था। रोज अफसरदा हो गई जबकि ईमान खुद पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करने लगी। डोंट वरी, अब तुमने हमें कपल मान ही लिया है तो ये भी मान लो कि मैं डेट पर जा रही हूँ। वो उसके एन सामने खड़ी हो गई, जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई। नम आंखों वाली एमा उससे अपने दिल के बहुत करीब महसूस हुई। रोज से बेख्तियार उसे गले से लगाया। तुम्हें मिस्टर मासिल या मेरी खुशी के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम वही किया करो जो तुम्हारा दिल करे। रोज से उसके कान में सरगोशी की जबकि वो यूं ही साकित खड़ी रही। उससे पलटकर रोज को गले भी नहीं लगाया था। दिल अंदर ही अंदर कहीं कुरलाया था। वो मजबूर थी, ये सब करने के लिए मजबूर थी। वो उसे कैसे बताती? वो दोनों लॉस एरिना बीच पर बने एक प्राइवेट कैफे में बैठे थे। ईमान ने बस एक बार उसे मुबारकबाद दी। वो उसके सामने मुख्तलिफ होलिये में था। उस अवार्ड के बाद बहुत से लोग उसे जानने लगे थे क्योंकि उससे ये अवार्ड पहली दफ़ा खुद जा कर लिया था। वरना पहले वो अपनी जगह किसी न किसी को भेज देता था। और मासिल ने ये सब ईमान के लिए किया था ताकि उस लड़की को ये ना लगे कि वो किसी आम शख्स की मोहब्बत थी। वो ऐसे शख्स की महबूबा थी जिसे पूरी दुनिया दीपुत सास के नाम से जानती थी और अब पहचानने भी लगी थी उसके चेहरे से। इसलिए मासिल ने बुकिंग ऐसी जगह की थी जहां उन्हें प्राइवेसी मिल सके। तुम खुश हो मेरी जीत पर? मासिल ने सवाल किया। वो दूर उमटती लहरों पर नसें टिकाए बैठी थी। आप खुश हैं? ईमान ने उल्टा सवाल किया। मेरे लिए ये पहली बार नहीं है। मैं पहले भी ये अवार्ड जीत चुका हूँ। वो नर्म लहजे में बोला। वो उसी हुलिये में था जिसमें वो अवार्ड लेने गया था। कोई और लड़की होती तो उससे नसें ना हटा पाती, पर महबूब तो सालिम होता है और वो भी सालिम थी। उससे फर्क ही नहीं पड़ता उसका चाहने वाला किस कदर शानदार शख्स था। ईमान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। आंखों में मोहब्बत की अलोही चमक लिए वो ईमान को ही तक रहा था। मुझे खुश करना इतना आसान नहीं है। वो नजरें अपनी चाय की जानिब जमाते बोली। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? वो धीरे से मुस्कुरा दिया। इंसानों को खुश करने की कोशिश बेकार है। वो अब चाय का खून पर देखे रही थी। मैं ऐसी कोशिश करता भी नहीं हूँ। ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ना किया करे, वो फौरन बोली। क्यों ना करूँ? तुम अपने खुदा को खुश करने के लिए जाने क्या क्या करती रहती हो, तो मैं अपने महबूब को खुश करने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके पास हर बात का जवाब था। आप खुदा वाले नहीं है ना, इसलिए। वो भी कम से कम इस गुफ्तगू में तो चुप नहीं रह सकती थी। मजहबी नहीं हूँ, इसलिए। खुदा की इकरार के लिए किसी मजहब में तो आना पड़ता ही है। मजहब मेरी लाइन नहीं है। वो साफ कोई से बोला। क्या कभी ऐसे दो लोगों को देखा है
जो खूबसूरत रात की तरह इस पैर इतनी खूबसूरत जगह पर बैठकर ऐसे बहस कर रहे हूँ। आपके कहने का मतलब है आपको आज तक किसी मज़हब में दिलचस्पी नहीं हुई? वो पन्नू सुकड़ी पूछने लगी। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मुझे बुद्ध मत की काफ़ी तालीमात ने मुतासिर किया है। उस मज़हब से इंसान को अंदरूनी सुकून मिलता है। इंसान का वजदान मजबूत होता है। वो झूठ बोल ही नहीं सकता था, इसलिए जो सोचता था कह देता था। इस्लाम भी इंसान को अमन का दर्स देता है। वो होली से बड़बड़ाई। हाँ, लेकिन इंसान को इतना मजबूत नहीं करता। वो जाने क्या कहना चाहता था। कोई एक मिसाल दे जिससे ये बात साबित हो। वो आज पहली बार मज़हब पर उससे यूं बहस कर रही थी। जैसे अभी कुछ सालों पहले बुद्ध मत के एक पैरोकार ने खुद को सबके सामने आग लगा ली थी। मीडिया ने इस वाक़ये को लाइव कवरेज किया था। मैं हैरान हूँ, वो इंसान जब चल रहा था, हिला तक नहीं, उससे मुझे मुतासिर किया था। खतरनाक हद तक साफ को इंसान था। जो महसूस करता फौरन बोल देता था। किसी ने रोका नहीं उसे। ये तो खुदकुशी करने जैसा है। और कौन सा मज़हब इसकी इजाज़त देता है? वो हफ़ा से बोली। उसे ये बात पसंद नहीं आई थी। उस आदमी ने बाकायदा लिख कर दिया था कि वो एक काम अपनी मर्जी से करने जा रहा है। कोई उसे रोके मत। कभी-कभी अपने मज़हब को सच्चा साबित करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसे तो मेरे मज़हब में भी बहुत से ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं, जब मौत से हुए हैं। अच्छा, कोई एक बताओ। मासी ने लफ्ज़ एक पर जोर देते कहा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आग में छलांग लगा दी थी। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। ये बात कहते ईमान वाक़ई लरज़ हो गई थी। उस वाक़ये का कोई सबूत नहीं है। सुनी-सुनाई बात लगती है हम जैसों को। उससे कितने आराम से कहा था, जबकि ईमान को आग से लग गई। और जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं, क्या सबूत है कि वो असली है? सोशल मीडिया का दौर है। आजकल तो कुछ भी मुमकिन है। नकली वीडियो बनाई जा सकती है। कुछ भी किया जा सकता है। वो भड़क उठी थी। ओह प्लीज़ मिस ऐमान, ये वाक़या लोगों ने लाइव देखा था, कोई मज़ाक नहीं था ये। वो पहली बार हवा हुआ था। जो वो अपनी आंखों से देख चुका था उसे झुठला नहीं सकता था। वो उन लोगों में से था जो गायब पर यकीन नहीं रखते थे। हाँ, तो आपको किसने हक दिया? आप दूसरों के मज़हब का मज़ाक उड़ाएँ, उसके मुअज्जज़ात को नकली कहें। जिस वाक़ये को लोगों ने आज देखा है, शायद कुछ सालों बाद उसके देखने वाले सभी मर जाएँ। और तब आप जैसे लोग इसी बुद्धमत के वाक़ये को किसी के आगे उसका सबूत नहीं है, ये नकली है, सब नकली है। तब क्या जवाब होगा इस बात का? वो खफ़ा होते गुस्से से बोली। उसे पता ही नहीं था कि मासिल को मज़हब को लेकर नज़रिया इतना बिगड़ चुका था। मैं उस पर यकीन रखता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ। और मुझे लगता है तुम्हें भी गैब की पट्टी उतार देनी चाहिए। और ये बात ईमान के दिल पर लगी थी। अब्दुल्ला शाहब की कॉपी था वो शख्स। वो अब्दुल्ला शाहब जिससे अपनी आंखों, अपने कानों पर यकीन करके ईमान को बहुत सी अजीतों से नवाजा था। कुछ बातों का ताल्लुक सबूत से नहीं बल्कि गैब से होता है। उन पर बस यकीन किया जाता है। और आप अपना नज़रिया अपने तक रखें। मैंने कभी आपसे मज़हब पर बहस नहीं की। आप भी अपने नज़रियात मुझ पर न थोपें तो अच्छा होगा। वो सपाट लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। मासील को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुरा मान जाएगी। ईमान, डोंट बी सिली। वो भी उठा और उसका हाथ पकड़ा ताकि उसे जाने से रोक सके। ईमान ने झटके से अपनी कलाई छुड़वाई। वो जानती थी, दो अलग नज़रियात, दो अलग सोचों के लोगों का एक साथ रहना कितना मुश्किल था। वो सलमा बेगम और अब्दुल्ला साहब को नहीं भूली थी। वो उन जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। डोंट टच मी, कभी कोशिश भी मत कीजिएगा। उसका लहजा इतना सर था कि मासिल का दिल रुक सा गया। उसे बेयकीनी से ईमान को देखा। वो ऐसा नहीं चाहता था। वो तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई, जबकि मासिल ने अपना सर पकड़ लिया। वो चाहकर भी इस लड़की को अपने जैसा नहीं बना सकता था। वो अकेला बैठा रह गया था, नया और पुराना अलहाद। आज वो किसी और यूनिवर्सिटी में मौजूद था। उससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका काम साथ के हवाले कर दिया था, जो अब उसके साथ होता था। और उसकी टीम में आने के बाद साथ को पता चला था कि खाद कौन था। वो अल नूर एकेडमी का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था। वो सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि हर मौजू पर लेक्चर देता था। यूके में उसके स्टूडेंट्स की एक कसीर तादाद मौजूद थी, जिसे देखकर साथ हैरान रह गया था। नफ्सियात, सियासत, मौशरियात, बिजनेस, साइंस और ना जाने क्या क्या। उसके रिकॉर्डेड सेशन सुनकर साद का दिमाग खुल गया था। उसके दिल में हाथ की इज्जत मजीद बढ़ गई थी। इस वक्त भी वो स्पॉटलाइट की रोशनी में स्टेज पर खड़ा नए और पुराने अलहाद के बारे में डिस्कस कर रहा था।
खुदा के वजूद का सवाल एक ऐसा सवाल है जो पूरी इंसानियत को परेशान करता है। थेस्ट दलाइल देते हैं कि वो हकीकत में मौजूद है, जबकि एथियस का कहना है कि वो नहीं है। वो संजीदगी से बोल रहा था। अल्लाद की कम अज़ कम दो किस्में हैं, पुराना रिवायती अल्लाद और नया अल्लाद। पुराना अल्लाद अलहयाती दलाइल को उनका हक देता है, उन्हें समझने और समझाने की कोशिश करता है और मंतकी इस्तेदाल और इस्तेदाल के असूलों के मुताबिक उनका जायज़ा लेता है। यूँ कह लें कि पुराना अल्हाद मंतक पर चलता है। आप लोगों ने नोट किया होगा, कुछ साल पहले जो मुल्हिद थे उनके पास मंतकें होती थीं, चाहे कैसी भी हों। वो उनको लेकर बहस और मुबाहिस करते थे। वो कम जज्बाती होते थे। उस सांस लेने को रुका। जबकि नए अल्हाद को बयानबाजी, नाकिस या गुमशुदा दलाइल और जज्बात की अपील से निशानसद किया गया है। बिलाशुबा ये नए अल्हाद के नताइज को गलत नहीं बनाता, ताहम ये तजवीज़ करता है कि नया अल्हाद बहुत ही दवालिया किस्म का अल्हाद है और उसके दलाइल इतने काबिल नहीं हैं कि मंतकी तौर पर आगे बढ़ सकें। तमाम नए मुल्हदों का सर्वे नहीं किया गया है, अलबत्ता अपनी फ़लसफ़ाना सलाहियत के सतह में मुख्तलिफ हैं। एंड डू यू नो वॉट? उसे तजस्सुस पैदा किया। उस सामने बैठी अवाम के अंदर तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। ये जो नए मुल्हद निकल रहे हैं ना मार्केट में, उन्हें अल्हाद का मायने तक नहीं पता। सिर्फ कूल दिखने के चक्कर में और कभी कभी अपने से ऊंचे लोगों की पैरवी के चक्करों में ये अंधे कुएं में गिर रहे हैं। वो ठीक ही कह रहा था। वो साइकोलॉजी जानता था और ये भी जानता था लोग कैसे दूसरे लोगों के साइकोलॉजी से खेलते हैं। मिस्टर हार्ट, मेरा एक सवाल है। एक नौजवान लड़की थी जिसके बाल खुले थे और दुपट्टा तक नहीं था। मैंने आपके सारे सेशन सुने हैं। आप कहते हैं इंसान को अपनी पहचान करनी चाहिए। आपको नहीं लगता पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, जो बस ये सोचते हैं कि दो वक्त पेट भरने को रोटी मिल जाए, वो लोग कैसे अपनी पहचान के बारे में बात करेंगे? जबकि बहुत सारे बड़े फिलोसफर्स कहते हैं कि इंसान उस वक्त ही अपनी पहचान के लिए निकलता है जब वो महफूज होता है। आपका क्या ख्याल है? हाथ ने गौर से लड़की की बात सुनी और बेखौले से मुस्कुरा दिया। वो यूं मुस्कुराता हुआ बहुत दिलकश लगा था। उसके लबों के करीब माइक्रोफोन था। मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि हम इस अजीब गेम का हिस्सा हैं, जहाँ समझ आ जाता है कि स्टूडेंट्स के हाथों में सिर्फ किताबें अच्छी लगती हैं और किताबें भी सिर्फ सिलेबस की किताबें, और ये सिर्फ मुसलमानों के बच्चों के साथ ही क्यों है? फिर मैं सोचता हूँ कि हमारी जनरेशन मजबूरी की वजह से सिलेबस यानी कोर्स की किताबें पढ़ती है। फिर मैंने जाना कि नहीं, उनमें से कुछ अवाम ऐसी भी है जो किताबें पढ़ती है, लड़कियों के लिए नॉवेल्स और लड़कों के लिए वो किताबें जो उनका ब्रेन वॉश कर सकें। यू नो, फ़लसफ़ा, सो कॉल्ड फ़लसफ़ा। उसके लहजे में तंज था। तो एटलीस्ट लड़कियों ने नॉवेल से हटकर किताबें पढ़ना शुरू तो की हैं, जहाँ से वो थोड़ा रैशनल होकर सोच सके। उससे माइक थामे बड़ी लड़की की जानिब देखा। मैं जानता हूँ आप मैस्लो की बात कर रही हैं, और मैं हैरान हूँ कि आप मुसलमान होते हुए उस तक तो पहुँच गई हैं, फिर इस्लाम के बेसिक तक क्यों नहीं पहुँच पाई? उसका सेशन इंग्लिश में था और उसका एक्सेंट ब्रिटिश था। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिन्हें इस सेशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो सिर्फ उसे देखने उसे सुनने आती थी। आप लोगों में से कौन कौन मेस्लो को जानता है? उसके सवाल पर चंद एक ने हाथ खड़ा किया था। वो कहता है कि एक इंसान तभी खुद की पहचान कर सकता है जब उसके पास खाने को कुछ होगा, जब वो महफूज होगा, जब लोग उससे मोहब्बत करेंगे, जब वो किसी मुकाम पर होगा, उसकी कुछ इज्जत होगी, तभी वो अपनी पहचान की जानी पड़ेगा। ये बेसिक सा असूल है, आप लोगों ने सिलेबस में भी पढ़ा होगा। यानी पहचान का मरहला सबसे आखिर में आता है। आखिर क्यों? उससे हॉल में बैठी आवाम की जानिब देखा। हमारे पेट भर जाएं तो हम क्या करते हैं? एक और सवाल किया। हम बेफिक्र हो जाते हैं। और बेफिक्र इंसान कैसे खुद की पहचान कर सकता है? बहुत सादा सी बात है। एक इंसान अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब वो किसी मुश्किल में होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, एक कमज़ोर लड़की को अगर कोई कत्ल करने की कोशिश करे तो वो भी अपनी पूरी जान लगा देती है ताकि अपना बचाव कर सके। एक हिरण शेर से बचने के लिए बहुत तेज़ी से भागती है। हम अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। फिर क्यों हम आखिर इस बात पर जिद करके बैठे जाते हैं कि मेरे पास तो खाने को रोटी नहीं, मुझे क्या लेना देना खुदा से। मेरे पास सब कुछ होगा तभी मैं खुद की पहचान करने के लिए निकलूंगा। ये गलत है, याद रखें।
फिलोसफर भी इंसान ही हैं। उनकी हर बात को आंखें बंद करके मान लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इंसान हैं। आपके पास भी इतना ही दिमाग है। आप भी इतना ही सोच सकते हैं। फिर क्यों हम तबाह कर देने वाली किताबें पढ़कर खुद को तबाह कर लेते हैं? क्यों हम अपने दिमाग से नहीं सोचते? वो सांस लेने को रुका। जब हमसे अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, फिर क्यों हम नहीं सोचते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी खुदी के लिए क्या कुछ नहीं किया? वो थी असल पहचान, उनकी दुआ। भूल गए हैं हम। यही हमारा अलमिया है। यही हमारा सवाल है। यानी आप कहना चाहते हैं कि इंसान के पास कुछ भी ना हो अगर वो भी खुद की पहचान कर सकता है? देखिए ना, खुद ही तो आपके अंदर है। जो चीज़ आपके अंदर पहले से मौजूद है, आपको उसे बाहर लाने के लिए बाहर के फैक्टर्स क्यों चाहिए? वाई? अब्दुल के प्ले की शूटिंग चल रही थी। उससे बालों की चनलटें अब सब सीली और जामनी रंग वाली थीं। उसके एक कान में अभी तक बाली थी। अपने किरदार के हिसाब से उससे अपनी गर्दन की दाएं जानिब एक फॉलन एंजल का टैटू बनवा लिया था। आज उसका पहला दिन था और जब वो किरदार के मुताबिक तैयार होकर आया तो एक पल को डायरेक्टर हैरान रह गया। इतना अच्छा फॉलन एंजल अब्दुल के अलावा और कौन हो सकता था? वो पैंट के ऊपर कैमस सोल पहने हुए था। उसके कसरती बाजू नुमाया थे। उन पर बने टैटू और उसका बॉक्सर जिस्म उससे मजबूत तरीन बना रहा था। उसकी ग्रे आंखें, जिन्हें किसी भी लेंस की जरूरत नहीं थी, उससे अलग ही रूप बख्शती थी। वो भला क्यों बॉक्सिंग करता था? उसे तो मॉडल होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने उसे देखकर सोचा था। तुम्हें मॉडल होना चाहिए। तुम मॉडलिंग अच्छी कर लोगे। सेट पर एक लड़की ने मुफ्त में मशवरा दिया था। मुझ पर काफ़ी केसेस हैं, क्योंकि मैं हड्डियाँ भी अच्छी तोड़ लेता हूँ। उसके सर लहजे पर मुकाबिल डर कर खिसक गया था। वो किसी से दोस्ती नहीं चाहता था। वो ईमानी ही थी जिसके लिए वो ढेर सारे तोहफे लाता था। वो शूट से फारिग हुआ तो उससे अपना फ़ोन देखा। किसी अनजान नंबर से कई फ़ोन आए थे। वो कॉल बैक करने का आदी नहीं था। वो अपना बैग उठाता ड्रेसिंग रूम में जाने लगा तो फ़ोन फिर से बजने लगा। हेलो। उससे फ़ोन कान से लगाया। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैडम हेज़ल ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। समझते क्या हो तुम खुद को? कोई बहुत बड़ी तोप हो? शाली गुस्से से फनका रही थी। उसकी पेशानी पर लकीरें उभरी। बिल्कुल हूँ। बस ख्याल रखना, तुम ना उड़ जाओ मेरे किसी धमाके से। उसकी शाली से नहीं बनती थी। हिमानी के बाद तो वो जैसे बारूद ही बन गया था, हर वक्त फटने को तैयार। तुम तुम इंतहाई खबीस। वो तिल मिलाई। बाय द वे, तुम भी किसी हबीसा से कम नहीं हो। उससे टक से फोन बंद कर दिया, मगर वो नहीं जानता था दूसरी जानिब शाली का जल भुनकर कोयला बन गया था।